प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 5 का पर्यावरण बुक अध्याय 5। शीर्षक है ऐतिहासिक स्मारक। छुट्टी के दिन जरताज, सना और जेनब अपने पापा के साथ प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर को देखने गए। सना जेनब अपने पापा के साथ कहाँ गए घूमने? प्राचीन नालंदा। ये जो चित्र में हम देख रहे हैं ये प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का चित्र है। क्या है? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का चित्र है। तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय घूमने गए, विश्वविद्यालय के खंडहर को देखने गए। साना ने शिक्षक से पूछकर निम्न बातों को अपनी डायरी में नोट किया। शिक्षक से पूछकर निम्न बातों को अपनी डायरी में नोट किया था। हम लोग जिसे नालंदा खंडहर कहते हैं, वास्तव में यह प्राचीन काल में एक विश्वविद्यालय था जिसको हम लोग अभी नालंदा खंडहर कहते हैं। वास्तव में यह प्राचीन काल में एक विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय संसार का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय था। संसार भर का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय था। कौन था आवासीय विश्वविद्यालय? नालंदा। गुप्त सम्राट कुमार गुप्त के संरक्षण में इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 5वीं शताब्दी में हुई थी। जरताज ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की पुस्तक पढ़ी। जरताज नाम का एक विद्यार्थी था, उसने क्या पढ़ा? वो पढ़ी, पुस्तक पढ़ी और जाना। इसमें 10,000 से भी अधिक छात्र थे। इसमें कितना थे? 10,000 से भी अधिक छात्र थे। लगभग 2,000 शिक्षक थे। नालंदा विश्वविद्यालय में कितना शिक्षक थे? 2,000 शिक्षक थे। इस ज्ञान केंद्र ने विश्व के कोने कोने से विद्वानों तथा छात्रों को आकर्षित किया। इस ज्ञान केंद्र ने कोने कोने से विद्वानों तथा छात्रों को आकर्षित किया। यहाँ कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया तथा तुर्की आदि देशों से लोग पढ़ाने के लिए आते थे। कहाँ आते थे? नालंदा विश्वविद्यालय। कौन कौन देश से पढ़ने के लिए आते थे? जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया तथा तुर्की आदि देशों से लोग पढ़ाने के लिए आते थे नालंदा विश्वविद्यालय। जेनब ने सूचना पट्टी पढ़कर नोट किया। जेनब ने क्या पढ़कर नोट किया? सूचना पट्टी पढ़कर नोट किया। 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच इसका उत्कर्ष काल था। 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच इसका उत्कर्ष काल था। चीनी यात्री कौन थे? ह्वेनसांग यहाँ आकर पढ़े तथा पढ़ाए। चीनी यात्री ह्वेनसांग यहाँ पढ़े और पढ़ाए। 12वीं शताब्दी के अंत तक इस विश्व प्रसिद्ध ज्ञान केंद्र का अंत हो गया। तथा 12वीं शताब्दी के अंत तक इस प्रसिद्ध ज्ञान केंद्र का अंत हो गया। गाइड ने बताया इस विश्वविद्यालय का भवन प्राचीन कला का बेहतरीन नमूना। कहता इस विश्वविद्यालय का भवन प्राचीन कला का बेहतरीन नमूना। तेरा साया मैं तुझको। कहता प्राचीन काल का क्या था? बेहतरीन नमूना था।
नमूना है जो चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा था। चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा था। नालंदा विश्वविद्यालय कैसे था? चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा था। इसका मुख्य द्वार शानदार था। इसका मुख्य द्वार शानदार था। इसमें 8 अलग अलग प्रांगण था। इसमें 8 अलग अलग क्या था? प्रांगण। प्रांगण मतलब होता है बाउंड्री टाइप का। 8 अलग अलग था, ठीक, प्रांगण था। तथा 10 मंदिर थे। क्या थे? 10 मंदिर थे जिनमें अनेक ध्यान केंद्र थे। जिनमें अनेक क्या थे? ध्यान केंद्र थे। पुस्तकालय क्षेत्र धर्मगंज कहलाता था। नालंदा विश्वविद्यालय में जो थे पुस्तकालय क्षेत्र, उसको क्या किस नाम से जाना जाता था? धर्मगंज कहलाता था, जो 9 मंजिली इमारत में स्थित था। कितने मंजिली इमारत में स्थित था? 9 मंजिली। इसमें 3 पुस्तकालय थे। कितने पुस्तकालय थे? 3 पुस्तकालय थे। रत्न दद्दी, रत्न रंजक तथा रत्न सागर, तीनों पुस्तकालय का नाम था। कौन कौन थे? रत्न दद्दी, रत्न रंजक तथा रत्न दद्दी, रत्न रंजक तथा रत्न सागर। जरताज सन्ना और जैनब के पापा ने भी विश्वविद्यालय के बारे में चर्चा की तथा जरताब सन्ना और जैनब के पापा ने भी विश्वविद्यालय के बारे में चर्चा की। इसके प्रवेश द्वार पर 4 द्वार पंडित होते थे। इसके प्रवेश द्वार पे जहाँ प्रवेश करते थे वहाँ कितने पंडित थे? 4 पंडित थे जो प्रवेश परीक्षा लेकर, और वे चारों का काम था प्रवेश परीक्षा लेना। वो प्रवेश परीक्षा लेकर विश्वविद्यालय में प्रवेश देते थे। हम लोगों को खुश होना चाहिए कि इस विश्वविद्यालय को नए सिरे से पुनर्जीवित, अतः हम लोगों को खुश होना चाहिए कि इस विश्वविद्यालय हम लोगों को खुश होना चाहिए कि इस विश्वविद्यालय को नए सिरे से पुनर्जीवित करने का प्रयास हो रहा है। पुनर्जीवित मतलब होता है फिर से जीवन प्रदान करना, फिर से उसको जीवन प्रदान करना, पुनर्जीवित, फिर उसको जीवन देना। यह कार्य पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के मार्गदर्शन में आरंभ हुआ। किसके काल में आरंभ हुआ? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के मार्गदर्शन के काल में आरंभ हुआ तथा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारत रत्न डॉक्टर अमर्त्य सेन एवं अन्य विशेषज्ञों की देखरेख में चल रहा है। प्राचीन विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना हम भारतवासियों के लिए गौरव की बात है। हम भारतवासियों के लिए गौरव की बात है। कैसे बात है? गौरव की बात है। अब बिहार के स्मारक होता है जो पुराना भवन है, ठीक, पुराना भवन, उसी के बारे में पढ़ेंगे। बिहार प्राचीन ऐतिहासिक स्मारकों से भरा पड़ा है। बिहार क्या है? प्राचीन ऐतिहासिक स्मारकों से भरा पड़ा है। चाहे मगध की राजधानी गिरिव्रज राजगीर हो या पाटलिपुत्र, वर्तमान पटना नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय हो, या भागलपुर स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय। बोध गया महात्मा बुद्ध के लिए विख्यात है। बोध गया किसके लिए विख्यात है? महात्मा बुद्ध के लिए विख्यात है। तथा वैशाली भगवान महावीर की जन्मस्थली के लिए। वैशाली किस चीज के लिए है प्रसिद्ध?
भगवान महावीर की जन्मस्थली के लिए बिहार के सिखों के अंतिम गुरु, कहता बिहार के सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना साहिब है। कहता गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना साहिब है और सूफी संतों का केंद्र भी यही राज्य रहा है। प्राचीन काल में सम्राट अशोक का राज्य भी रहा। प्राचीन काल में सम्राट अशोक का भी राज्य रहा। उसने कल्याणकारी संदेशों के साथ अनेक स्तंभ बनवाए। सम्राट अशोक ने क्या किए? अनेक स्तंभ बनवाए जो आज भी नंदनगढ़ लोरिया तथा कोल्हुआ में देखे जा सकते हैं। अतः जो नंदनगढ़ लोरिया तथा कोल्हुआ में देखे जा सकते हैं। मोतिहारी के केसरिया में विश्व का सबसे ऊंचा तथा बड़ा बौद्ध स्तूप है। कहता विश्व का सबसे ऊंचा तथा बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? केसरिया में। अब है अशोक स्तंभ। ये क्या है? जो चित्र में हम देख रहे हैं इसका क्या नाम है? अशोक स्तंभ। दूसरा नंबर में है वैशाली का स्तूप। क्या है? वैशाली का स्तूप। और तीसरा नंबर में है केसरिया का स्तूप। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन है? यही है जो चित्र में हम देख रहे हैं, केसरिया का स्तूप। पटना संग्रहालय दर्शनीय है तो पटना का गोलघर अद्वितीय है। गोलघर के ऊपर चढ़कर पटना शहर तथा गंगा दर्शन अच्छी तरह किया जा सकता है। कहता गोलघर के ऊपर चढ़कर पटना शहर तथा गंगा दर्शन अच्छी तरह किया जा सकता है। कहाँ से हम गंगा दर्शन कर सकते हैं? गोलघर के ऊपर से। चित्र में जो देख रहे हैं यहाँ पे किस चीज का चित्र है? पटना का गोलघर है। क्या है? पटना का गोलघर है। औरंगाबाद का देवसूरी मंदिर तथा पावापुरी का जल मंदिर अद्भुत है। कहता औरंगाबाद का देवसूरी मंदिर तथा पावापुरी का जल मंदिर अद्भुत है। औरंगाबाद का देवसूरी मंदिर, चित्र में जो देख रहे हैं ये किस मंदिर का चित्र है? औरंगाबाद का देवसूरी मंदिर। यह मंदिर औरंगाबाद में है और इस मंदिर का नाम है देवसूरी मंदिर। अब है पावापुरी का जल मंदिर। इसमें जो फोटो दिख रहा है यह तस्वीर किस चीज का है? पावापुरी का जल मंदिर का है। ये तस्वीर जल मंदिर कहाँ स्थित है? पावापुरी में है। प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।